नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर में शुरुआत में कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो लड़का है ये क्या कह रहा है, आई प्लेस्ड a cube of ice here half an hour ago. It has now became water. लड़का क्या कह रहा है कि मैंने आधे घंटे पहले यहाँ पे बर्फ का एक क्यूब रखा था और अब ये पानी बन गया। अब ये बच्ची कुछ कह रही है, a bird that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. बच्ची क्या कह रही है कि मैंने जो कली देखी थी इस गुलाब के पेड़ पर, अब वो आज क्या बन गई, वो फूल बन गई। ये बच्ची क्या कह रही है, ये बच्ची कह रही है द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर, कि जिस बोतल के अंदर ठंडा पानी भरा हुआ था अब वो बोतल ठंडी नहीं है। अब ये लड़का क्या कह रहा है, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट ऑन अ बनाना, कल मैंने केले के ऊपर कुछ भूरे रंग के धब्बे देखे। बट टुडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, लेकिन आज इस पर और ज्यादा ब्राउन स्पॉट आ गए हैं और स्मेल काफी तेज आ रही है। These students are describing some changes. What kind of changes are they talking about? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बच्चे हैं ये कुछ चेंजेस यानी ये कुछ बदलाव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार के चेंज की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट वाले में क्या था, इसमें क्या था कि आइस क्यूब जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, एक ठोस अवस्था में थी, वो क्या बन गई, पानी बन गई, यानी कि तरल यानी कि लिक्विड बन गई। ठीक है, और ये जो कली जो कि नन्ही सी थी, बहुत नन्ही सी छोटे से शेप की थी, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, फूल में बदल गई। जो बोतल ठंडी थी वो गर्म हो गई और जो केला सही था वो केला क्या हो गया, खराब हो गया, उसका रंग चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके शेप में चेंजेस आए हैं, साथ ही में इनके टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं। सही का खराब मतलब जो चीज़ सही थी खराब हो रही है, तो कई सारे चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट अब हमारी यहाँ पे एक्टिविटी है 5.1। क्या है, यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। हो सकता है आपने ऑब्जर्व करा हो, आपके आसपास कई सारे बदलाव हो रहे हों उनको। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। इनमें से कुछ टेबल 5.1 में लिखे हुए हैं। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस। आपने ये चीज़ हो सकता है नोटिस करा हो कि हर केस में यानी कि हर परिस्थिति में, हर एक चीज़ में मेरा क्या आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ बदल रही है, उसमें कोई बदलाव आ रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंज इन ईच केस। हर केस में क्या बदलाव आ रहा है उसको देखो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1। अपनी ऑब्जर्वेशन को 5.1 में लिखो। ठीक है, तो ये मेरी 5.1 है। यहाँ पे चेंजेस दिए हुए हैं कि मेरी जो आइस क्यूब्स हैं वो मेरे मेल्ट हो रहे हैं, तो मेल्ट होने पे क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे दोस्तों, लिक्विड बन जाएंगे, है कि नहीं। चॉपिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटा जा रहा है तो इनका जो शेप है, जो साइज है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल रहे हो तो पानी को उबालने से गर्मी भी बढ़ती है उसमें और पानी धीरे धीरे कम भी होने लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख लीजिए आप, टेम्परेचर, ए आएगा TURE। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से पॉपकॉर्न बन रहा है, तो जो कॉर्न है इसका शेप बदल जा रहा है। किसमें बदल जा रहा है, ये पॉपकॉर्न में। अब पॉपकॉर्न से आप वापस कॉर्न बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, तो यहाँ पे मेरा शेप में चेंज आया है। ठीक है,
शेप की पूरी फॉर्म ही बदल गई इसकी। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने कागज को क्या कर दिया, काट दिया, तो उसके शेप में चेंज आ गया, है कि नहीं। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, आपने बीट रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको पानी में मिला दिया तो रंग चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसी लकड़ी को जला दोगे तो इसके भी शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। लकड़ी ठोस होती है, राख बन जाएगी जल के, ठीक है ना। कपड़े सुखाओगे तो गीले से क्या हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे बॉल्स बनाओगे डो के, आटे के, तो उसका शेप क्या होगा, घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। रोलिंग स्मॉल बॉल ऑफ डो इनटू चपाती, फिर उन्हीं छोटे छोटे लोइयों से जब आप चपाती बनाओगे तो फिर से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। You might have noticed that these changes could be in the shape, size, smell or other properties of the substance or object. क्या कह रहे हैं कि हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये उसके साइज में, शेप में, स्मेल में और उस सब्सटेंस की बाकी प्रॉपर्टीज में हो रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपेंस इन योर सराउंडिंग, क्या आप कुछ और चेंजेस के बारे में सोच सकते हो जो कि आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस, इन बदलावों की आप सूची बनाइए। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हम हमारे छूने के, हमारे सूंघने के, हमारे देखने के, हमारे चखने के, इन सब के सेंस से हम क्या कर रहे हैं, इन सभी चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, अब ये बच्ची कह रही है कि क्या इन चेंजेस को हम कैटेगरीज में यानी अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। 5.1 अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन्स द सेम। तो 5.1 में मेरा क्या है कि भाई कोई सब्सटेंस है जो कि अपना अपीयरेंस तो बदल रहा है लेकिन वो वही रह रहा है। जैसे कि मान लो पेपर लिया आपने, पेपर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। अब पहले पूरा पेपर था और अब पेपर के छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े हो गए, है कि नहीं। तो इसका अपीयरेंस तो चेंज हुआ है लेकिन पेपर ये भी था, पेपर ये भी था, है कि नहीं, रहा तो वही, ठीक है ना। चलिए एक्टिविटी 5.2 लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। ए क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट विद पेपर, अब ये पेपर से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कह रहे हैं। टेक अ फ्यू शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। कुछ पन्ने आपको लेने हैं, उनको मोड़ के नए ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने होंगे। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स। जब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से अनफोल्ड करा या दोबारा से खोला तो क्या आपको सेम पेपर वापस मिला। बी प्लेइंग विद अ बलून, बलून के साथ खेलना। टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट, बलून लीजिए, उसको फुलाइए। नाउ लूसन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। अब अपने जो आपने पकड़ रखा है उसका मुंह, उसको छोड़ो, ठीक है, हवा को निकलने दो। डू यू गेट दी अनइन्फ्लेटेड बलून बैक, क्या आपको जो पहले का बलून था जो कि फूला हुआ नहीं था, क्या आपको वापस मिल गया। बिल्कुल वापस मिल गया भाई। टेक अनदर बलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली, नाउ पिक इट विद अ पेन। क्या कह रहे हैं, दूसरा बलून लीजिए, उसको फुलाइए और उसके मुंह को पकड़ के अब उसमें सुई चुबा दीजिए। कॉशन, यहां पे कॉशन के लिए यही कह रहे हैं कि भाई पेन नुकीली होती है तो ध्यान से यूज करना। व्हाट हैपन, क्या होगा। विल यू बी एबल टू गेट दी अनइन्फ्लेटेड बलून, क्या आपको बिना फूला हुआ बलून फिर से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पेन लगाते हो फूले बलून में तो वो फटने से क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। तो आपको बिन फूला बलून तो मिल जाएगा लेकिन टुकड़ों में मिलेगा, चीथड़ों में मिलेगा, है कि नहीं। क्रशिंग अ पीस ऑफ अ चॉक, क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। क्या कह रहे हैं कि चॉक के छोटे से हिस्से को पीस के पाउडर बना लो। कैन यू गेट दी चॉक पीस बैक फ्रॉम दी पाउडर, क्या पाउडर से आपको चॉक का पीस वापस मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है भाई, क्यों नहीं मिल सकता। उसको हम फिर से उसी शेप में करके सुखा देंगे तो मिल जाएगा हमको, ठीक है। इज देयर एनी सिमिलैरिटीज इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए बी सी, क्या कह रहे हैं भाई ए बी सी में जो चेंजेस हो रहे हैं क्या इसमें कोई सिमिलैरिटीज हैं। बिल्कुल हैं। सिमिलैरिटीज क्या हैं, सिमिलैरिटीज ये हैं दोस्तों कि हम लोग जिस भी चीज को ले रहे थे, ठीक है ना, उसको हमने अलग अलग शेप में क्या किया था, बदला था। हर चीज को अलग अलग शेप में बदल रहे थे, ठीक है। और जब हम उसको वापस से खोल रहे थे तो हमको फिर से वही चीज मिल रही थी, ठीक। ऐसा हमने देखा इन तीनों में ही। ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल सच एज पेपर
the rubber sheet of balloon and the chalk remains the same, though appearance, shape और size may have changed। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि भाई इन सभी में हमने क्या देखा कि जो मटेरियल है, जैसे कि मेरा पेपर है, रबर हो गया, चौक हो गए, ये सब मेरे क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, ये सब मेरे वही के वही रहे। हाँ, दिखने में वो जरूर चेंज हो गया, शेप साइज जरूर बदल गया, लेकिन जो मटेरियल था वो वैसा का वैसा ही रहा। You may also recall from grade 6 science textbook Curiosity that water can exist in different states, solid, liquid and gas, and can change from one state to another। क्या कह रहे हैं कि भाई याद करिए ग्रेड 6 यानी क्लास 6 की जो हमारी बुक थी क्यूरियोसिटी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पानी होता है वो हमको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रूप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, गैस, अलग अलग स्टेट में हमको ये मिलता है। ठीक है, और ये हमारा एक से दूसरे स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसेस में, ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, वैसे तो हमें जो अपीयरेंस है, जो वो जैसा दिख रहा है, उसमें तो हमको बदलाव दिख रहा है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। सच चेंजेस इज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे ऐसे जो चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कोई शेप, साइज ये बदल रहा है और कोई भी नया सब्सटेंस यानी कोई भी नई चीज़ नहीं बन रही है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंजेस हमारे वो चेंजेस होते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के सिर्फ और सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस मेरा नहीं बनता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अच्छा, एक और चीज़, फिजिकल चेंज की एक और पहचान होती है कि इस बदलाव को हम लोग पलट सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे पेपर को हमने गुड़ी मुड़ी करा या फिर पेपर से हमने पेन बनाया, अब हम फिर से उस प्लेन को खोल के हमें पेपर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। मतलब ये कि इन चेंजेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको पलटा भी जा सकता है। लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम एक अलग प्रकार के चेंज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है मेरा 5.2, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन्स द सेम। क्या कह रहे हैं, मेरा जो सब्सटेंस है वो अपीयरेंस में बदल सकता है और वो सेम भी नहीं रह सकता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें जो सब्सटेंस है वो मेरा अपीयरेंस में भी बदलेगा, जैसा दिख रहा था वो भी बदलेगा, साथ ही में वो सेम भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक्टिविटी 5.3 फर्स्ट का क्या है, एक 2 ग्लास टम्बलर्स एंड स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, मार्क देम AB। दो आपको कांच के टम्बलर्स लेने हैं या फिर कोई दो कांच की ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लो, उसको A और B से मार्क करो। Fill 1/4 of a glass tumbler A with tap water and 1/4 of a glass tumbler with lime water। क्या कह रहे हैं कि भाई आप ग्लास A के 1/4 हिस्से को जो नल का पानी आता है उससे भर दो। ठीक है, और ग्लास B में आप 1/4 हिस्से में क्या भर दो, लाइम वाटर, चूना पानी भर दो आप। ठीक है, नाउ ब्लो एयर एक्सेल इनटू ईच ग्लास टम्बलर। अब क्या करना है आपको, एयर यानी कि आपको फूंक मारनी है दोनों में। ठीक है, 1 at a time, एक बार में एक, यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉ, अलग अलग स्ट्रॉ का यूज करना। ठीक है, फिगर 5.2 एंड ऑब्जर्व देम। जैसे फिगर 5.2 में मेरा दिया हुआ इस तरीके से देख सकते हो कि बच्चा दोनों में क्या कर रहा है, ऐसे फूंक मार रहा है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें आगे कह रहे हैं, नाउ ब्लो एयर एक्सेल इनटू द ग्लास टम्बलर 1 at a time। अब आपको ग्लास टम्बलर में क्या करना है, एक्सेल करना है, यानी कि सांस छोड़नी है, यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉ, अलग अलग स्ट्रॉ का यूज करते हुए, एंड ऑब्जर्व देम, और ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो वाटर है, जो लाइम वाटर है, इसको सक नहीं करना है, मतलब ये है कि इसको आप चूसने मत लग जाना स्ट्रॉ से। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हो आप इसमें इमेज में। डू यू नोटिस एनी चेंजेस, क्या आपको कोई चेंजेस, कोई बदलाव नजर आए इन ग्लास टम्बलर ए, blowing air into water creates bubble only and there is no change in appearance of water। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्लास टम्बलर ए में हमने जब उसमें स्ट्रॉ से फूंक मारी तो सिर्फ क्या हुए, बबल्स बने। ठीक है, अपीयरेंस वैसा का वैसा रहा, पानी वैसा का वैसा ही दिख रहा था, बस क्या हुआ कि भाई उसमें बबल्स उठे। ठीक,
इन ग्लास टम्बलर बी के अंदर ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट बबल्स एंड टर्न द लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी। क्या कह रहे हैं कि भाई जब हमने बी में, जिसमें लाइम वाटर, जिसमें चूना पानी था, उसमें जब हमने फूंक मारी तो फूंक मारने से जो लाइम वाटर है, जो ये मेरा चूना पानी है, ये मेरा दूध जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? दूध के कलर का, बादल जैसा बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें बबल्स भी बनेंगे। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम्स द व्हाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। क्या कह रहे हैं कि अगर हम उस जो मेरा सॉल्यूशन है लाइम वाटर वाला, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो व्हाइट सब्सटेंस है वो ग्लास में नीचे बैठ जाएगा, इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज फॉर्म, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कुछ नया बन गया है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। क्या कह रहे हैं? ऐसे चेंजेस जिसमें मेरे एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, इनको हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो दोस्तों केमिकल चेंजेस मेरे क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस मेरे ये वो चेंजेस हैं जिसमें मेरे एक या एक से ज्यादा नई चीजें बनती हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नए प्रोसेस मेरे बनती हैं एक प्रक्रिया से जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इन दिस केस, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर you breathe out, exhale, react with the lime water and form a new void color substance calcium carbonate that is insoluble in water। क्या कह रहे हैं कि भाई हमने जब लाइम वाटर यानी चूना पानी के अंदर फूंक मारा तो हमारे फूंक मारने से, देखिए हम लोग बाहर क्या छोड़ते हैं? सांस लेते हैं, अंदर आता है ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने जब फूंक मारी है तो उस फूंक मारने में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस लाइम वाटर में क्या हो गई? मिल गई। ठीक है। अच्छा, लाइम वाटर चूना पानी मेरे में जब मिल गई तो इससे क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस बना। ठीक है, जो कि है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफेद रंग का होता है। ठीक, और ये पानी में घुलता नहीं। यही रीजन है कि आपने कुछ देर सॉल्यूशन को छोड़ दिया तो वो नीचे बैठ गया, वो पानी में घुला नहीं। ठीक है, अगर आप लाइम वाटर में कार्बन पास कराते हो तो उससे क्या होता है? वो सफेद रंग का, दूध रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। इसीलिए जो लिक्विड है बॉटल के अंदर वो हमको मिल्की दिखाई देता है। अलॉन्ग विद दिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म। इसके साथ में बहुत कम मात्रा में मेरा पानी भी बना। ठीक है, पानी भी यहाँ पे बन गया। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। ये जो फॉर्मेशन है जिसमें मेरा नया सब्सटेंस बना है, ये मेरा क्या है? केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। दिस chemical reaction involves in this change can be represented in short form as chemical equation। अच्छा, जो ये केमिकल रिएक्शन मेरा हुआ है, इसमें जो बदलाव हुआ है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के तरीके से, केमिकल इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले जो चूना पानी था, ठीक है, जो चूना पानी था, लाइम वाटर, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में आपने कैल्शियम को मिलाया, मतलब चूने को मिलाया, तो आपका क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही डाला है, इसकी वजह से क्या बन गया? मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, जो कि मेरा नीचे बैठ जाएगा, और वाटर मेरा क्या है? अलग उसमें रह गया, जो कि पानी पानी आप देख रहे हो वो। ठीक है, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहे हैं कि ये जो चूना पानी मेरे दूध रंग का बन रहा है, इसका इस्तेमाल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस निकल रही है कौन सी गैस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस गैस को जो भी निकल रही है उसको चूने पानी में डाल देना है। अगर पानी जो है वो मेरा मिल्की कलर का होता है, चूना पानी मिल्की कलर का हुआ, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर नहीं हुआ मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंस फ्रॉम आवर किचन। क्या कह रहे हैं कि चलिए हम इस चीज को और खोजते हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी में, हमारे किचन से कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करके। तो यहां पे है मेरी एक्टिविटी 5.4। क्या है? लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर और लाइम जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या कह रहे हैं कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर सिरका, 1 चम्मच सिरका ले लो या फिर नींबू का रस ले लो। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालो। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, टू इट।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा? यू वुड हेयर अ फिजिंग बबल साउंड एंड सी द गैस बबल फॉर्मिंग, आपको उसमें बबल्स का साउंड आएगा, जैसे फिज करके बबल छोटे छोटे, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हुए नहीं आता है वैसा साउंड आएगा आपको, ठीक है, और नन्हे नन्हे आपको गैस के बबल्स में बनते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब शोन एज शोन इन फिगर 5.3a, जैसा कि मेरे 5.3a में दिखाया हुआ है, आपको वैसे ही इसमें से निकलने वाली गैस को लाइम वाटर चूने पानी से पास करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कि जो मेरा लाइम वाटर है वो मेरा कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। What do you infer about the gas formed by mixing vinegar and baking soda? तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई कौन सी गैस निकल रही है मेरी बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने पे? तो जवाब हुआ कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा ये दर्शाता है कि जो गैस बनी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म यूजिंग टू स्मॉल used bottle instead of a test tube and a flexible straw as shown in figure 5.3b। ये जो एक्टिविटी है इसको आप दो इस्तेमाल की हुई बोतल का यूज करते हुए और ये एक मुड़ने वाली स्ट्रॉ का यूज करते हुए कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे इमेज भी दी हुई है इसके रिएक्शन के लिए कि भाई एक में आपका विनेगर और बेकिंग सोडा वाला होगा और दूसरे में आपका लाइम वाटर, ठीक है। चलिए, Since a new substance carbon dioxide is formed in this reaction, we can say एक सेकेंड, हाँ, we can say that a chemical change has occurred here as well. It can be represented as, क्या कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इस विनेगर वाले में भी, मतलब सिरके वाले बेकिंग सोडा वाले रिएक्शन में भी मेरा एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विनेगर में प्लस क्या डाला, बेकिंग सोडा, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो सब्सटेंस है वो बचे, ठीक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर, ऊपर की एक्टिविटी को आपको बेकिंग सोडा और वाटर का इस्तेमाल करते हुए क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, क्या आपको कोई बबल गुब्बारे बनते उसमें नजर आए? इज दिस अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है तो उसको पानी में डाल के देखो और देखो क्या कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 5.3 सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, तो अब हम लोग कुछ और प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिनमें मेरा केमिकल चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले दिया है रस्टिंग, मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने में, विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपने जो मेरा चैप्टर था वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल उसमें पढ़ा है। अ न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इन फॉर्म, एक नया भूरे रंग का सब्सटेंस पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, इसलिए रस्टिंग जो है ये भी मेरा क्या है, एक केमिकल चेंज है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इसमें मेरा एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि है मेरा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। एयर में जो ऑक्सीजन है वो मेरे जब आयरन के संपर्क में आती है, साथ में जो नमी वाटर है जब वो उसके संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, मेरे लोहे पे जंग लगने लगता है। क्यों जंग लगने लगता है, क्योंकि जो लोहा है, आयरन है, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और आयरन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसी वजह से मेरी जंग लगती है। चलिए, कंबशन, लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फिगर 5.5 learned in the chapter world of metal and non-metal. Can you predict if this is a physical or chemical change? क्या कह रहे हैं कि भाई आपको याद है जो मैग्नीशियम रिबन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में, क्या आप बता सकते हो कि जो चेंज हुआ है वो मेरा कैसा है, फिजिकल है कि केमिकल है? तो आंसर हुआ केमिकल चेंज। क्या हुआ, केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों। When the magnesium ribbon is burned, जब मैग्नीशियम रिबन चलता है, a new substance magnesium oxide is formed, एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग जो मैग्नीशियम है इसके रिबन को बर्न करने में भी मेरा क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। हमने ये भी ऑब्जर्व करा कि हीट और लाइट भी निकलती है, मेरी इस रिएक्शन के अंदर हीट और लाइट भी निकलती है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम को एयर यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हीट और लाइट भी निकली। ठीक है, चलिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। क्या कह रहे हैं, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मेरा जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके गर्मी और रोशनी बनाता है, उसको हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मेरा जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट करके हीट और लाइट बना रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंबशन। सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि मेरे कंबशन रिएक्शन में जिनका इस्तेमाल होता है, जो कि कंबशन रिएक्शन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेरे जल सकें, जो कि मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट निकाल सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, पेपर, कॉटन, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। Let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion। चलिए हम पता करते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है वो मेरे कंबशन के लिए जरूरी है या नहीं है। एक्टिविटी 5.5। तो दोस्तों अब इस एक्टिविटी में हम ये पता करेंगे कि किसी भी चीज के जलने के लिए, कंबशन के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि आपको दो एक सी कैंडल्स यानी मोमबत्ती को लेना है, उसको दो अलग अलग छोटी सी ऐसी प्लेट्स में रखना है। ठीक है, फिर उनमें से एक पर ग्लास टम्बलर यानी कि कांच की कोई ग्लास रख दो ऐसे, ठीक, और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या होगा, देखिए, जिसके ऊपर आपने ग्लास रखा होगा वो मेरी थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, जिस पे आपने ग्लास नहीं रखा है वो जलती रहेगी। तो इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि किसी भी चीज को कंबस्ट होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है ना। अब यहां पे ग्लास रखने की वजह से क्या हो गया कि इसके अंदर जो हवा है वो मेरी क्या हो गई, अब लिमिटेड हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर मौजूद, हवा के अंदर मौजूद जो भी ऑक्सीजन थी वो तो मेरी आग के साथ में क्या होगी, जलते जलते खत्म हो जाएगी। और अब खत्म होने पे यहां पे मेरी ऑक्सीजन कोई बची नहीं, तो इसके से अब क्या हुआ कि ये मेरी आग बुझ गई। वहीं यहाँ पे कहीं पे कुछ ग्लास व्लास नहीं है, आराम से हवा के संपर्क में ये आ रहा है, उसकी ऑक्सीजन की वजह से ये जल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल्स दैट आर नॉट कवर्ड फिगर 5.6a continue to burn, whereas the candle that was covered with a glass tumbler figure 5.6b stop burning after some time. Why does this happen? क्या कह रहे हैं कि भाई हमने ऑब्जर्व करा कि 5.6a जिसमें हमने ग्लास से नहीं ढकी थी कैंडल को, वो जलती रही, जबकि दूसरे वाली जिस पे हमने ग्लास ढकी थी वो मेरी कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? Since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon. क्या कह रहे हैं भाई, जिसमें हमने ग्लास झाँप दिया था उसमें क्या हुआ कि आग को हवा का संपर्क नहीं मिल पाया, इस वजह से आग मेरी बुझ गई। The component of the air that support combustion is oxygen. एयर का वो कंपोनेंट जो कि कंबशन को, जलने को सपोर्ट करता है, वो होता है मेरा ऑक्सीजन। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। ये हमारा कंफर्म किया जा सकता है किसकी मदद से, जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ग्लास के अंदर उसकी मदद से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? वही कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करोगे, तो हमारा वही लाइम वाटर वाला यहाँ पे टेस्ट करा जाएगा। ठीक है, यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। क्या कह रहे कि भाई आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में पेट्री डिश जिस पे आपने कैंडल रखी थी उसमें आप लाइम वाटर थोड़ी मात्रा में डाल दो।
वुड यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की, आप ये नोटिस करोगे कि वो मिल्की यानी कि दूध से रंग का हो गया। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है? जो वैक्स यानी मोम के अंदर जो मेरा कार्बन था उससे और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, ये दोनों मिले और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया। दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें किसके लिए? कंबशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। साइंस एंड सोसाइटी, इफ अ पर्सन्स क्लॉथ कैच फायर व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप उसको कंबल से क्या कर दो? उड़ा दो, उसके चारों तरफ कंबल उड़ा दो। ठीक है, इससे एयर की सप्लाई कट जाएगी और आग मेरी बुझ जाएगी। यही यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि भाई ब्लैंकेट आप उड़ा दीजिए उस व्यक्ति को, एयर की सप्लाई कट जाएगी और आग मेरी बुझ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं कि जो सिंथेटिक ब्लैंकेट होती है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कभी भी आग को बुझाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक जो ब्लैंकेट होती हैं वो जलने पे पिघल जाती हैं, हाई टेम्परेचर वो पिघल जाती हैं। ठीक है, वो पिघल होकर स्किन से चिपक जाएंगी जो कि आपको नुकसान कर देगा। ठीक, चलिए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो दोस्तों अब यहां पे हम लोग बहुत ही कमाल के फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट एमिटिंग लाइट इन द गार्डन और द फील्ड इन लेट इवनिंग। आपने हो सकता है नोटिस करा हो कई कीड़ों को, कुछ कीड़ों को जो कि बगीचों में देर शाम की तरफ क्या करते हैं? रोशनी देते हैं। ठीक है, ये कीड़े चमकते रहते हैं। These insects are called fireflies। इन कीड़ों को हम लोग fireflies कहते हैं। क्या बोलते हैं? fireflies। हिंदी में इन्हें जुगनू बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं fireflies। And their light it produced by a chemical change। इनकी जो लाइट है वो केमिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। This type of light production without heat in a living organism is called bioluminescence। क्या कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से जो रोशनी का उत्पादन है बिना गर्मी के मेरे जीवित जंतुओं के अंदर, इसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये मेरी कौन सी? ये मेरी वो लाइट है जो कि जीवित जीवों के अंदर से बिन गर्मी के निकल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन। क्या कह रहे हैं कि क्या हवा की मौजूदगी मेरी कंबशन के लिए काफी है? वी लर्न अबाउट above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion। हमने ऊपर ये पढ़ा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें कि आग लगे, वो सब्सटेंस मेरे और ऑक्सीजन जरूरी होते हैं कंबशन के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज कंबस्टेबल सब्सटेंस। हमको ये पता है कि जो पेपर है वो मेरा कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, यानी कि मेरा ज्वलनशील पदार्थ होता है। बट वी कैन कीप इट इन एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। लेकिन हम उसको हवा के संपर्क में जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं और वो आग नहीं पकड़ेगा। वॉट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट अ कंबशन। कंबशन के लिए और क्या चाहिए होता है? तो कंबशन के लिए हमें चाहिए होता है चिंगारी, टेम्परेचर, हीट। ठीक है, ये चाहिए होता है। समझे कि नहीं समझे? तो आग को जलाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए? हमको चाहिए फ्यूल, ठीक है, हमको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, और हमको क्या चाहिए दोस्तों? स्पार्क यानी कि चिंगारी। ये तीन चीजें होंगी तभी मेरी आग जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। ठीक, चलिए। एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको ये जो है इसको आपको टीचर की मौजूदगी में एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, चलिए सीधे मैं आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि इन्होंने एक पेपर लिया, ठीक है, उसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको रखा, ठीक है, उसकी लाइट को क्या करा? फोकस करा। ठीक, तो आप ऐसे कुछ देर तक फोकस करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसमें ये जो जगह है ये मेरी क्या होने लग जाएगी? जलने लग जाएगी। क्या होने लगेगी? जलने लगेगी। ठीक है, क्यों जलने लग गई? क्यों जलने लग गई? क्योंकि इस जो ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसने सूरज की जो रोशनी है उसको क्या कर दिया? एक ही जगह पे फोकस कर दिया। ठीक है, उसको एक ही जगह पे फोकस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर था ना, जो तापमान था, वो मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, और एक लिमिट के बाद जैसे ही मेरा ये टेम्परेचर बढ़ा तो इतनी गर्मी हुई कि सीरीज में क्या लग गई? आग लग गई। ठीक, अब यहां पे यही कह रहे हैं कि भाई जो मिनिमम टेम्परेचर होता है
मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे मेरा कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है, इसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी चीज के आग पकड़ने का जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, उससे अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो आग कभी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो पेपर ले लिया मैंने, पेपर या कुछ भी ले लिया, पेपर ले लिया, चलो अब पेपर को हम चाहे जितनी गर्मी क्यों ना दे दें, अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं है तो आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने उसको तुरंत इतनी गर्मी दे कि वो इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है तो तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हर चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर मेरा अलग अलग होता है। ठीक है ना दोस्तों, हर चीज़ का मेरा इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। पेपर का अलग होता है, प्लास्टिक का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, सबका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मेरा अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई हमने ये कंक्लूड करा कि आग को जलने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर यानी कि हीट चाहिए। ठीक है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अगर इन दी सेम प्रोसेसेस, क्या पूछ रहे हैं कि क्या फिजिकल और केमिकल चेंज ये दोनों ही बदलाव क्या ये मेरे एक ही प्रोसेस में हो सकते हैं? वॉट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट, लेट अस एक्सप्लोर। क्या हमारे बदलाव होते हैं जब मेरी मोमबत्ती जलती है? चलिए इसको हम खोजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारी एक और अगली क्या है? एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5.7। क्या कह रहे हैं? लुक एट फिगर 5.9। 5.9 में जो फिगर है इसको देखो। एनालाइज व्हाट द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। जलते हुए कैंडल के बारे में बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको एनालाइज करो। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट। ये जो मोमबत्ती की मोम है ये मेरी जल रही है और भाप बन रही है। वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाई इन डिफरेंट शेप। मोमबत्ती है ये मेरी पिघल रही है और बहकर नीचे क्या अलग शेप में जम जा रही है। आई थिंक दी वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बच्ची ये वाली क्या कह रही है कि मुझको लगता है कि मोम जल रही है और नया सब्सटेंस बन रहा है। अब ये बच्चा क्या कह रहा है? मे बी विक ड्रॉ अप द लिक्विड वैक्स। शायद जो ये विक है यानी कि इसकी जो बत्ती है वो पिघली हुई मोम को क्या कर रही है? ऊपर खींच रही है, उससे जल रहा है। और ये बच्ची अब अपना कोई अंदाजा देने जा रही है, मे बी, लेकिन उसके आगे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, द वैक्स ऑफ द कैंडल इज द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स। जो मोम होती है मेरी मोमबत्ती की वो मेरी क्या होती है? गल जाती है, पिघल जाती है। इज कैरिड अप द विक, और जो बत्ती होती है उससे ऊपर की ओर आती है। एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट और ऑफ द फ्लेम, और आग की गर्मी की वजह से वो भाप बन के क्या होती है? उड़ जाती है। द वेपर्स ऑफ द वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो भाप होती है मेरी मोम की वो मेरी आग बनाती है। समझे? मोमबत्ती में मेरी मोमबत्ती पता है किसके से जल रही है? मोमबत्ती के भाप की वजह से। ठीक है, देखो बत्ती जो ऊपर लगी होती है उसमें हम आग लगाते हैं पहले। ठीक है, तो आग लगाने पे पहली चीज तो जो मोमबत्ती होती है वो रुई की होती है। ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी जलने वाली मटेरियल की है, तो उसमें आग लगी। आग लगने की वजह से गर्मी पैदा हुई। गर्मी पैदा होने की वजह से जो मोम है वो मेरी गर्म हुई। गर्म होते होते भाप बन के उड़ी, और भाप जैसे ही बनी है तो भाप बनने पे वो क्या हो गई है? वो कंबस्ट हो गई है। ठीक है, और यही मेरा प्रोसेस चलता रहता है और इसकी वजह से जो मेरी मोमबत्ती है वो जलती रहती है। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज सॉलिडिफिकेशन इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंज। क्या कह रहे हैं? मोम का पिघलना, उसका सॉलिड बनना, भाप बनना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज केमिकल चेंज। वहीं दूसरी तरफ जो इसके वेपर्स हैं, जो वैक्स मोम के जो वेपर्स हैं, जो भाप के वाष्प पदार्थ हैं, उनका जलना, ये मेरा केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, ये हमको दर्शाता है कि कैंडल के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस होते हैं। नो आ साइंटिस्ट। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं। द कैंडल्स यू जस्ट ऑब्जर्व has long been an object of curiosity for several scientists including Michael Faraday, who made significant contribution to several areas of science। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मोमबत्ती रही है ये हमेशा से ही जिज्ञासा का एक कह सकते हो बहुत बड़ा स्रोत रहा है। सबके मन में इसको लेकर, बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में इसको लेकर काफी जिज्ञासा रही है, जिसमें मेरे माइकल फ्राडे भी शामिल है, जिन्होंने विज्ञान के कई सारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। In the 19th century, 19वीं सदी में, Faraday delivered a series of a lecture called Chemical History of a Candle। फराडे ने एक कुछ लेक्चर्स की श्रृंखला दी जिनका नाम था Chemical History of a Candle। Faraday believed that the candle was the perfect object to
इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। फैराडे का ये मानना था कि जो मोमबत्ती है ये मेरे परफेक्ट ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक स्टडीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दो थ्रू इट ही डिस्कस डिफरेंस बिटवीन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, वेपोरेशन एंड कंबशन। इसकी मदद से इन्होंने कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस किया, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने डिस्कस किया, जैसे कि मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंबशन, ये सारी चीजें। आर चेंजेस परमानेंट? अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो मेरे चेंजेस होते हैं क्या ये मेरे परमानेंट होते हैं? तो दोस्तों देखिए, कुछ चेंजेस मेरे परमानेंट होते हैं जबकि कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, बट केमिकल चेंज मेरे परमानेंट होते हैं, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है। When something has undergone a change, can we get it back in its original form? यही कह रहे हैं कि जब कोई चीज नहीं बदलती है, जब उसमें कोई बदलाव आता है, तो क्या हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकती है? इसी को हम लोग अगली एक्टिविटी 5.8 में पता करेंगे। ठीक है। थिंग्स अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी डिस्कस और टॉक्ड अबाउट सो फार। सभी चेंजेस के बारे में सोचिए जिन पर हमने अभी तक चर्चा करी है। इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस? इनमें से किसमें हमें वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस मिल सकता है जिसके साथ हम लोगों ने शुरुआत करी थी? जैसे कि यहाँ पे बर्फ को पिघलाना, तो भाई बर्फ को पिघलाकर पानी बन गया, पानी से फिर से बर्फ बन जाएगी। बिल्कुल। सब्जियों को काट के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, अब क्या उन टुकड़ों से फिर से मुझे पूरी सब्जी मिल जाएगी? नहीं। पानी को उबालना से क्या बनेगा? भाप। ठीक है, भाप को ठंडा करके फिर से पानी बना लो। पॉपकॉर्न, कौन से पॉपकॉर्न बन गए, अब क्या वापस ये चीज हो सकती है, रिवर्स हो सकती है? पॉपकॉर्न से फिर से कौन बन सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस में लेने हैं। ठीक। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विथ विच वी स्टार्टेड शोज द चेंज वी बॉट कैन बी रिवर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाना, ठीक है, ये दर्शाता है कि वो चीज जो भी हमने चेंज करा है वो चेंज मेरा रिवर्स किया जा सकता है, पलटा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बर्फ का पानी बनना, उसको हम फिर से जमा के बर्फ कर सकते हैं। इसी प्रकार से पानी का भाप बनना, इसको भी हम ठंडा करके पानी बना सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस मेरे रिवर्स यानी कि पलटे नहीं जा सकते, वो अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमको नहीं मिल सकते हैं। एक बार चेंज हो गए उसके बाद नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि काटी हुई सब्जियों से फिर से हम वापस उसी शेप की सब्जी नहीं बना सकते, पॉपकॉर्न से हम कॉर्न नहीं बना सकते। ठीक है। The changes around us could be grouped into that can be reversed or those that cannot be reversed. इसीलिए हमारे आसपास जो चेंजेस हैं उनको हम इस प्रकार से ग्रुप में बांट सकते हैं। एक ग्रुप उनका जो कि रिवर्स किया जा सकता है, दूसरा ग्रुप उनका जिनको कि हम रिवर्स यानी कि पलट नहीं सकते हैं। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या सारे जो चेंजेस हैं वो बदलाव हैं वो मेरे डिजायरेबल हैं? ठीक है, मतलब क्या सारे बदलाव हमारी इच्छा से हो रहे हैं? क्या हमको वही चाहिए थे? मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। क्या कह रहे हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई सारे बदलाव होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, फल का पकना, ठीक है, फलों सब्जियों को काटना, खाने को बनाना, ये सारे मेरे डिजायरेबल चेंजेस होते हैं क्योंकि हम इसको अपनी इच्छा से करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंज हैपनिंग अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास कुछ और डिजायरेबल चेंजेस को देख सकते हो? बिल्कुल। जैसे कि हमने कपड़े को, गीले कपड़े को लटका दिया, किस लिए? ताकि वो सूख जाए, है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? एक डिजायरेबल चेंज हो गया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें बदलाव आए। ठीक। वहीं दूसरी तरफ कुछ चेंजेस मेरे कैसे होते हैं? अनडिजायरेबल होते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन तब भी बदल जाते हैं। जैसे कि लोहे का जंग लगना, खाने का सड़ जाना। ठीक है, ये चेंजेस क्या है? ये सभी अनडिजायरेबल है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ये हो लेकिन तब भी हो रहे हैं। ठीक है। मान लो खाना मेरा सड़ गया, ठीक, सड़ने के बाद में उसका हम कम मतलब सड़ गया, नहीं चाहते थे कि सड़े बट सड़ गया। ठीक है। इसके अलावा कई सारे चेंजेस क्या होते हैं कि कपड़ों में फफूंद वफूंद लग जाती, जो कि हम लोग चाहते हैं ना लगे लेकिन लग जाती कभी कभार, है कि नहीं? तो ये सारे अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, है कि नहीं? चलिए, अ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन। क्या कह रहे हैं? कुछ परिस्थितियों में जो बदलाव मेरे अनडिजायरेबल हैं वही कुछ अलग परिस्थितियों में हो सकता है डिजायरेबल हो। एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है, खाने का सड़ना। ठीक है, खाना जो सड़ता है, खाना खराब हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने को सड़ा के हम क्या बना सकते हैं? कंपोस्ट भी बना सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। ठीक है। तो खाना सड़ना अगर हम इस तरीके से देखें कि भाई हमको खाना था तो खराब चीज़ है, लेकिन खाना सड़ना अगर हम उसको ऐसे देखें कि नहीं खाने से खाद बनानी है तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है ना? मतलब सिचुएशन पर भी हमारा डिपेंड करता है कि चेंज जो हुआ है वो डिजायरेबल है या नहीं है।
Some changes occurring over the year due to human activity can have long term environmental impact. क्या कह रहे हैं? कुछ हमारे बदलाव जो कि कई वर्षों से होते आ रहे हैं मानव गतिविधियों के कारण, उसका वातावरण पर क्या हो सकता है, बहुत ही लंबा असर पड़ सकता है। ठीक है, बहुत ही बुरा और लंबा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या कह रहे हैं? उदाहरण के लिए गाड़ियों में, ट्रेनों में, एयरप्लेन्स में जो ये हमारा फ्यूल का कंजम्पशन है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मेरे वातावरण में बढ़ रही है। ठीक है। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल, डोर, फर्नीचर एक्सेट्रा रिलीज मैनी सब्सटेंस दैट इवेपोरेट्स कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। किसी दीवार को पेंट करना, दरवाजे को पेंट करना, फर्नीचर को पेंट करने से कई सारे मेरे सब्सटेंस जो हैं वो इवेपोरेट, भाप बन के उड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण में क्या होता है, प्रदूषण होता है। सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ बहुत ही धीरे धीरे होने वाले मेरे प्राकृतिक बदलाव, जिसमें पहला है हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब कि जो मेरे पत्थर होते हैं ना, वो बारिश, पानी, हवा, इन सबसे कटना, वही चीज़ है। हैव यू सीन हीप ऑफ सैंड, क्या आपने रेत का ढेर देखा है, मिट्टी देखी है, या फिर किसी पहाड़ के नीचे पड़े हुए पत्थरों को देखा है, जैसे कि मेरा फिगर 5.10 में दिखा हुआ है, इसमें देखो इस तरीके से। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? These are called sediments, इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। How have they formed, आखिर ये बने कैसे हैं? These are formed by physical changes that break up large rock into smaller pieces. ये मेरे कैसे बने हैं? ये मेरे फिजिकल चेंजेस की वजह से बने हैं, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये मेरे उन फिजिकल चेंजेस की वजह से बने हैं जिसमें मेरे बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। Temperature changes due to climatic condition, growing root of trees, and even freezing of water within the cracks in the rocks can cause them to break. क्या कह रहे हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से टेम्परेचर का बदलना, पेड़ों की जड़ों का बढ़ना, या फिर इन पत्थरों के बीच में, इन पत्थरों की दरारों के बीच में मौजूद जो पानी है, उसका बर्फ में जमना, इन सब की वजह से जो मेरे पत्थर है मेरे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। Water or chemical present in water can also react with the rock and cause chemical changes in their component. क्या कह रहे हैं कि पानी और केमिकल जो मौजूद होते हैं मेरे पानी में, उनकी वजह से भी ये जो मेरे पत्थर है मेरे क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है पत्थरों का। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10b। एग्जाम्पल मेरा ऐसा ही एक 5.10b में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक, ये देखो, ये जो अलग रंग की मिट्टी है ना, ये केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए। हियर एन ओरिजिनल ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बेसॉल्ट विच कंटेन आयरन हैज केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस आ रेड कलर्ड लेयर। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक काले रंग का पत्थर जिसका नाम बेसॉल्ट है, वो आयरन के साथ में, जिसमें आयरन की मात्रा होती है, वो केमिकल्स के साथ में मेरा रिएक्ट करके उसने लाल रंग की ये लेयर बनाई है। दी रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। क्या कह रहे हैं, कहीं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाल रंग है ये मेरा आयरन ऑक्साइड का है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का है, रॉक के अंदर, पत्थर के अंदर आयरन मौजूद था। अब ये आयरन जो है बहुत ही लंबे समय तक जब पानी या फिर हवा के संपर्क में रहा है, जिसमें वाटर वेपर होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और इसी की वजह से इसका ये लाल रंग है। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। यही जो फिजिकल और जो केमिकल चेंज है पत्थर के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग, विच इवेंचुअली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और इसी से ही मेरा जो सॉइल है, जो मेरी मिट्टी है, वो मेरी बनती है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो वेदरिंग की वजह से बन रही है। अगर वेदरिंग नहीं होगी तो मिट्टी हमारी नहीं बनेगी। चलिए, इरोजन, अगला टॉपिक है हमारा इरोजन, कटाव। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन द रिवर बेड और इन लेक। क्या आपने नदी या तालाब में जो मेरी महीन रेत होती है उसको इकट्ठा होते आपने नोटिस करा? दिस सैंड इज फाउंड व्हेन रॉक पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स are broken down and moved from one location to another
बाय नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। क्या कह रहे हैं, ये जो मेरी रेत है, ये जो मेरी सैंड है, ये तब बनती है जब जो छोटे छोटे पत्थर के मेरे टुकड़े हैं, मिट्टी है, बजरी है, ये मेरे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है और एक जगह से दूसरी जगह प्राकृतिक शक्तियों के कारण पहुंचती है, जैसे कि हवा और बहता हुआ पानी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है, इरोजन का मतलब है कटाव, यानी कि मेरी मिट्टी पत्थर जो मेरे पानी की वजह से कटते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है, कट के क्या बन जाते हैं, रेत बन जाते हैं। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। लैंडस्लाइड के दौरान जो इरोजन हो रहा है, जो कटाव हो रहा है, ये मेरा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। रिवर रॉक एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू कंसिस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो नदी के पत्थर होते हैं वो मेरे स्मूदर होते हैं, बहुत चिकने चिकने होते हैं। क्यों चिकने होते हैं, क्योंकि भाई पानी की वजह से वो क्या रहते हैं, हमेशा कटते रहते, इसके से वो चिकने हो जाते हैं। When the speed of water or wind decreases, such as in ocean or lake, the material transported during erosion settle down at the bottom। क्या कह रहे हैं कि भाई जब पानी की या हवा की रफ्तार मेरी धीरे होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा समंदर में या झील में, तो जो मटेरियल मेरे पानी के साथ में कट के आया है वो मेरा वहीं पर क्या होता है, बैठ जाता है। These sediments harden over time and became new rocks। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये मेरे धीरे धीरे सख्त होते जाते हैं और क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स। मेरे ये जो ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं इनको होने में मुझे हज़ारों साल लग जाते हैं और इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा चैप्टर। अब आते हैं इसमें इन आ नटशेल, उसको पढ़ लेते हैं, मतलब इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। पहला क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज मेरा वो है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज मेरा वो है जिसमें मेरे एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसको कि आप केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंबशन, खाना बनाना, जंग लगना, ये सभी केमिकल चेंज के मेरे एग्जाम्पल हैं। सब्सटेंस जो कि मेरे कंबशन में जलते हैं उनको हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, साथ ही में हीट और लाइट भी निकलती है मेरे कंबशन के टाइम पर। ठीक, जो लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का जिस पे कि वो सब्सटेंस मेरा आग पकड़ेगा उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस मेरे रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस को हम पलट सकते हैं, जबकि कुछ को नहीं कर सकते। कुछ मेरे जो चेंजेस, कुछ जो बदलाव होते हैं डिजायरेबल होते हैं, हमारी इच्छा से होते हैं, जबकि कुछ हम नहीं चाहते हैं। पत्थर जो हैं इनमें फिजिकल और केमिकल चेंज होता है वेदरिंग के कारण, ठीक है, जिससे कि मिट्टी बनती है। इरोजन यानी कि कटाव जो होता है वो बहते हुए पानी हवा की वजह से होता है और ये मेरा क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग सीधे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। क्या है मेरा फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा मेरा स्टेटमेंट फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला मेरा स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। जो स्टेट है सब्सटेंस का वो मेरा बदले शायद ना बदले। द सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, अलग प्रॉपर्टीज वाला मेरा नया सब्सटेंस बनता है। तो ये तो केमिकल चेंज होता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, हाँ कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। द सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड किसमें, सी वाला, इसको टिक लगाओ। ठीक है, यही आपका सही है। चलिए, सेकंड मेरा क्या है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स। अंदाजा लगाइए इनमें से कौन से चेंज को हम पलट सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, किनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हो तो लिखो कि आप क्यों श्योर नहीं हो। ठीक है, तो देखो जिनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं उनके आगे मैं आर लिखूंगा, जिनको रिवर्स नहीं कर सकते उनके आगे मैं क्या लिखूंगा, एन आर। ठीक है, नॉन रिवर्सेबल। ठीक, तो सबसे पहला स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट, कपड़े से शर्ट बनाना। तो दोस्तों कपड़े से शर्ट बन गया, क्या शर्ट से कपड़ा बन सकता है, बताओ, क्या शर्ट से मुझे कपड़ा बनेगा, क्या शर्ट से कपड़ा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। बस ये है कि उस आकार में नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन उस आकार में हो सकता है ना मिल पाए। ठीक है, तो ये मेरा क्या रिवर्सेबल है। यहां पे हम लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे दोस्तों, आर। ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, सीधे धागों को मोड़ना। तो सीधे धागों को मोड़ दिया, मोड़ने के बाद में फिर से सीधे कर दो, रिवर्स हो जाएगा भाई। मेकिंग इडली फ्रॉम अ बैटर, बैटर से इडली बनाना, मतलब जो भी आपने मटेरियल तैयार किया इडली का उससे इडली बनाना। अब इडली बन गई, क्या इडली बनने के बाद में फिर से बैटर बनेगा, नहीं, ये मेरा है नॉन रिवर्सेबल।
ठीक है। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, चीनी को पानी में मिला देना। तो भाई चीनी को पानी में मिला दोगे आप, तो उसके बाद आपको सारा पानी जला देना है, ठीक है। तो पानी भाप बन जाएगा, उसको ठंडा करके अलग कर लो, और चीनी जो है वो बस काली काली नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सेबल तो है, बट बहुत बुरी कंडीशन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालना। तो भाई कुएं से पानी निकाल भी सकते हो, उसमें वापस डाल भी सकते हो, ये भी रिवर्सेबल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, अगर एक बार फल पक गया तो दोबारा से कच्चा वो नहीं होगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, नॉन रिवर्सेबल हो गया। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, ओपन पैन यानी खुले पैन में पानी को उबालना। तो अगर आप खुले पैन में पानी को उबाल लो तो भाप बन के वो उड़ जाएगा, ठीक है। उससे आप दोबारा पानी नहीं बना सकते क्योंकि वो तो भाप उड़ गई, है कि नहीं। तो उससे आप दोबारा पानी नहीं बना सकते, तो ये मेरा नॉन रिवर्सेबल हो गया, ठीक है। रोलिंग अप अ मैट, दरी को रोल करना, भाई रोल कर रहे हो फिर से सीधा कर दो, क्या दिक्कत है। ग्राइंडिंग व्हीट टू फ्लोर, क्या कह रहे हैं, गेहूं से आटा बनाना। तो गेहूं से आटा और आटे से गेहूं हो पाएगा, गेहूं से आटा तो हो पाएगा लेकिन आटे से गेहूं नहीं हो पाएगा, तो ये मेरा क्या है, नॉन रिवर्सेबल है। आखिरी मेरा है मिट्टी से पत्थर बनना, ठीक है। तो दोस्तों मिट्टी से पत्थर बनना ये मेरा रिवर्सेबल होता है, बस टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, आपको बताना है कि ये मेरे क्या है, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। साथ ही में सही स्टेटमेंट भी आपको लिखने होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल, मोमबत्ती के जलने के लिए जो मोम का पिघलना ही जरूरी है, ट्रू, बिना इसके मोमबत्ती नहीं जलने वाली। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस, वाटर वेपर से पानी को कंडेंस करना मेरा ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, नहीं दोस्तों ये केमिकल चेंज मेरा नहीं, ये मेरा फॉल्स होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज, जो प्रक्रिया है मेरी पत्तियों से खाद बनने में वो मेरी केमिकल चेंज होती है, बिल्कुल सी। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लाइम जूस इज अ केमिकल चेंज, क्या कह रहे हैं भाई, बेकिंग सोडा में लाइम जूस मिलाना मेरा केमिकल चेंज है, ट्रू, बिल्कुल केमिकल चेंज है मेरा, ठीक है ना दोस्तों, ये मेरा केमिकल चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, मेरा फिल इन दी ब्लैंक से खाली जगह पे आपको भरना होगा, ठीक है। पहला क्या है, नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉटन ब्राउन डिपॉजिट, नलिनी ने ऑब्जर्व करा कि उसके साइकिल के हैंडल पर ब्राउन रंग का कुछ जम गया है। द ब्राउन डिपॉजिट आर ड्यू टू, ये जो ब्राउन डिपॉजिट है किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है रस्टिंग की वजह से, ठीक है। और ये मेरा कैसा चेंज है दोस्तों, ये मेरा केमिकल चेंज, ये मेरा क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, फोल्डिंग ए हैंकरचीफ इज अ खाली जगह चेंज एंड कैन बी खाली जगह, जो हैंकरचीफ होता है, जो रुमाल होता है उसको फोल्ड करना है मेरा क्या है दोस्तों, फिजिकल चेंज है, ठीक है। और ये रिवर्स किया जा सकता है, कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। थर्ड क्या है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच आ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें मेरा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हीट पैदा करता है, इसको हम बोलते हैं कंबशन, क्या बोलते हैं, कंबशन, यहाँ आ जाएगा कंबशन, ठीक है। और ये जो होता है ये मेरा कैसा चेंज है दोस्तों, केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा फोर्थ क्या है, इसमें मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड, मैग्नीशियम को जब हम हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज खाली जगह इन नेचर, तो जो सब्सटेंस बना है वो मेरा नेचर में कैसा होता है, वो होता है बेसिक, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर वाले आपको टेस्ट याद है कि नहीं याद है, लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर पे आप इसका सॉल्यूशन बना के डालोगे तो ब्लू कर देगा वो, ठीक है ना। ये मेरा कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज खाली जगह चेंज, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ये मेरा क्या है, केमिकल चेंज है, क्या है दोस्तों, केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल चेंज एक्सप्लेन, क्या कह रहे हैं कि भाई पानी का बर्फ बनना, पानी का भाप बनना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, आंसर होगा फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि इनकी सिर्फ फॉर्म बदल रही, कोई भी नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका रीजन है, ठीक है, यही इसका रीजन है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है मेरा, इस कर्लिंग ऑफ मिल्क का फिजिकल और केमिकल चेंज, बताइए दूध का दही बनना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो दोस्तों ये मेरा केमिकल चेंज, ठीक है। क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। साथ ही में दूध से दही बन रहा है, नया मेरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं है। साथ ही में जब दूध दही बनता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेरी चेंज होती हैं, ठीक।
सेवंथ क्वेश्चन पर आते हैं। सेवंथ मेरा क्या कह रहा है, नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एक्सेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई। देखो इसके अंदर ना हमारे दोनों चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों ही। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो मेरे हवा, पानी और बर्फ उनके अंदर जमना, इन सब की वजह से वेदरिंग बाकी सब चीज़ों की वजह से वो क्या होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो मेरे बदलते हैं। ठीक है, साथ ही में हवा पानी से रिएक्ट करके जो ये मेरे स्टोन्स होते हैं, जो मेरे पत्थर होते हैं, ये मेरे अलग अलग मिनरल्स को भी बनाते हैं। ठीक, और जो मेरी मिट्टी होती है ना, वो इन दोनों मिनरल्स और मेरी जो रेत वेत जो भी बन रही है पत्थर के टूटने से, इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो मिट्टी के बनने में ये दोनों ही चेंज मेरे इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 8 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 है मेरा, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी टाइटल इको फ्रेंडली पृथ्वी। जो मेरा ये स्टोरी है इसका टाइटल है इको फ्रेंडली पृथ्वी, इसको पढ़ो। टिक दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए एकदम सही ऑप्शंस को टिक करो। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस फॉर द स्टोरी, स्टोरी के लिए अपने चॉइस का कोई टाइटल दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, पृथ्वी किचन के अंदर खाना तैयार कर रहा है। ही चॉप वेजिटेबल, पील पोटैटोज एंड कट फ्रूट, उसने सब्जियों को काटा, आलू को छीला और जो वो हैं क्या बोलते हैं फल है उनको काटा। मेरे कैसे चेंज हुए, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज। दोस्तों ये मेरा फिजिकल चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि सब्जियों को काटने से, आलू को छीलने से या फल को काटने से मेरा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो मेरे रहेंगे वही। ठीक है, बस दिखने में बदले वो। ही कलेक्टेड द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ क्ले पॉट, उसने मिट्टी के बर्तन के अंदर बीज, फल और सब्जियों के छिकले को इकट्ठा करा। फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज, तो वो क्या कर रहा है, क्ले पॉट के अंदर सबको इकट्ठा कर रहा है, अब भी ये फिजिकली हुआ। द फ्रूट, वेजिटेबल पील एंड अदर मटेरियल्स बिगेन टू डिकम्पोज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, फॉर्मेशन कंपोस्ट। मेरे जो छिक्कल थे, सब्जी के छिक्कल, बाकी जो मटेरियल्स थे मेरे सड़े, और सड़ने के बाद में मेरे क्या बन गए, कंपोस्ट, खाद बन गए। अब ये दोस्तों केमिकल चेंज है मेरा। ठीक है, ही डिसाइडेड टू प्लांट सीड्स इनटू इन द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली, उसने फैसला करा कि वो बीज को बोएगा इस कंपोस्ट में, उसको रेगुलरली पानी डालेगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ही नोटिस दैट द सीड बिगेन टू जर्मिनेट, उसने नोटिस करा कि जो बीज है वो जर्मिनेट होने लग गया, अंकुरित होने लग गया। अ स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, छोटा पौधा उगने लगा। इवेंचुअली ब्लूम इनटू कलरफुल फ्लावर्स, धीरे धीरे वो किसमें बदल गया, रंगीन फूलों में बदल गया। ये मेरा फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, आंसर आएगा दोस्तों केमिकल चेंज। ठीक है, हिज एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, इसके जो एफर्ट्स हैं उसको इसके पूरे फैमिली मेंबर ने क्या करा, अप्रिशिएट करा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा टाइटल भी इसमें सोचना था। ठीक है, तो इको फ्रेंडली पृथ्वी इसमें दिया हुआ है, हम दे देते हैं मिरेकल ऑफ वेस्ट। ठीक है, मिरेकल ऑफ वेस्ट मैंने ये दे दिया। चलिए अगला मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। कितने क्वेश्चन है, एक सेकंड चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन 10 है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 पे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन 9 मेरा क्या कह रहा है, सम चेंजेस आर गिवन हियर, यहाँ पे कुछ चेंज दिए हुए हैं। राइट फिजिकल चेंज इन द एरिया मार्क्ड ए में फिजिकल चेंज लिखो, बी में केमिकल चेंज लिखो, और सी में क्या लिखना है, जो फिजिकल केमिकल दोनों चेंज है ना उन दोनों को यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों ये फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है, ये मेरा कैसा है, फिजिकल और केमिकल दोनों है। पेपर का फाड़ना फिजिकल चेंज, रस्टिंग जंग लगना केमिकल चेंज, दूध का दही बनना केमिकल चेंज, फल का पकना केमिकल चेंज, बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ फिजिकल चेंज, मैग्नीशियम का जलना और मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को विनेगर मिलाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 मेरा क्या कह रहा है, द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर 5.11 ABCD वर परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट जो कि मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये परफॉर्म करा गया। फाइंड आउट इन विच केस डिड लाइम वाटर टर्न मिल्की एंड वाई, पता करो किसमें मेरा लाइम वाटर मिल्की होगा और क्यों। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले क्या करा, विनेगर बेकिंग सोडा, इसमें बुड़बुड़ 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 होगा। ठीक है ना, अब बुड़बुड़ 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 होगा, गैस निकलेगी, गैस को इन्होंने इस स्ट्रॉ से इसमें डाल दिया जिसमें लाइम वाटर है, तो ये मिल्की होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ है क्या, हाँ मिल्की होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ है, इसमें इन्होंने लेमन जूस डाल दिया विनेगर में। ठीक है, तो इसमें तो मेरा नहीं निकलेगा,
लाइम वाटर मिल्की नहीं होने वाला, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। विनेगर कॉमन सॉल्ट नहीं होगा, लेमन जूस बेकिंग सोडा नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ इस वाले में ही, विनेगर और बेकिंग सोडा वाले में ही मेरा जो लाइम वाटर है वो मिल्की होगा, बाकी किसी में नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, तो ये तो था मेरा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में जो मेरा पूरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।